गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर पूरे हफ्ते का फ्री पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर चर्चा में है। ये कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी अपने डाल दिया था। अनुभवी अभिनेत्री वहीदा रहमान जी को इस साल के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके बारे में देखिए, अगर थोड़ी सी बात करें तो इस पुरस्कार को सन 1969 में कंस्टिट्यूट किया गया है, यानी स्थापित किया गया है। पहली जो इसकी विनर थी वो थी देविका रानी। ठीक है, देविका रानी जी इसकी पहली विनर थी। बात करें इसका जो नाम रखा गया है वो एक भारत के बहुत फेमस, या जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है, धुंडीराज गोविंद फाल्के, उनके नाम पर रखा गया है, जिनको दादा साहब फाल्के के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इन्होंने 1913 में भारत को पहली फिल्म हरीशचंद्र, ठीक है, इनके द्वारा ही जो पहली फिल्म थी भारत की हरीशचंद्र, वो बनाई गई थी। तो ये इसलिए याद रखिएगा, भारतीय सिनेमा का जनक इनको इसलिए बोला जाता है और भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान भी ये माना जाता है। सियोल में भारतीय दूतावास ने इस साल भारत और दक्षिण कोरिया के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आपसे देखिए सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई है। तो साउथ कोरिया के साथ हमारी अभी 50वीं वर्षगांठ इस साल होगी। उसके लिए एक एम्बेसी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साउथ कोरिया की अगर बात करें, कैपिटल इसकी क्या है? कैपिटल है इसकी सियोल। गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकृत पोर्टल शुरू किया गया है। तो आपकी जो गोवर्धन स्कीम है इसकी फुल फॉर्म होती है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन। तो देखिए इसका जो मुख्य कार्य था, ये आपका कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें देखिए है क्या, जो आपका सॉलिड वेस्ट होता है, ठोस अपशिष्ट होता है, उसका यूज करके कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने की बात इस स्कीम में पूरी की जाती है। उसके लिए सरकार की तरफ से हेल्प भी सबको दी जाती है। तो नीचे थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। इसको अप्रैल 2018 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के एक घटक के रूप में लॉन्च किया गया था। तो 2018 की ये स्कीम है। इसके के लिए अभी इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका शुरू किया गया है। ये भी कल काफी चर्चा में रही। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, यानी जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, वो कहां पर लॉन्च की गई? वो दिल्ली में लॉन्च की गई है। ये प्रश्न बनने के देखिए चांसेस काफी हैं। इस तरीके के प्रश्न काफी आते हैं जो पहली बार हुआ होता है कंट्री में। आगे चलते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। देखिए अगर अभी आप यूपी ट्रिपल एससी के पेपर का पैटर्न देखेंगे तो कोई सा भी रैंडम डे वो उठाकर पूछ ले रहे हैं। पहले जो ऑलरेडी रिपीटेड डे थे वो आते रहते थे, लेकिन अभी जो हाल ही में पेपर हुआ है उसमें कुछ भी रैंडम डे आ जा रहा है, इसलिए हम सारे डे कवर कर रहे हैं। तो 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। जापानी कपड़ों की दिग्गज दिग्गज कंपनी यूनिक्लो, तो यूनिक्लो ब्रांड है आपका जापान का, इसने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है और उन्हें भारत में ब्रांड की पहली एम्बेसडर के रूप में चिन्हित कर दिया। तो भारत में यूनिक्लो ने अपनी पहली ब्रांड एम्बेसडर बनाई है और कौन है? कैटरीना कैफ जी को बनाया गया है। रोजर फेडरर जैसे बड़े टेनिस प्लेयर भी इस ब्रांड के कपड़े पहनते थे। आपने अगर उनका टेनिस मैच देखा होगा तो यूनिक्लो का आपको लोगो उनके टी शर्ट पर दिखेगा। तो काफी बड़ा ब्रांड है जापान का। तो कैटरीना कैफ भारत में इसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। भारत की अगुवाई के बाद अमेरिका ने चीन के अनुसंधान पोत, देखिए चीन का एक रिसर्च वेसल है शी यान 6, ठीक है, शी यान 6 इसका नाम है, जिसने अभी श्रीलंका को विजिट किया है। और देखिए मुख्य विजिट के कारण इसके दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंडो पैसिफिक रीजन है, हिंद प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, आपको पता होगा, उसमें भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन के काफी ज्यादा जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, विस्तारवादी रणनीतियां हैं, उसको ज्यादा पसंद नहीं करते। तो अमेरिका ने इस कारण इस पर चिंता जताई है। यह पोत हिंद महासागर में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करेगा, यानी जो साइंटिफिक रिसर्च है वो इसको करने के लिए शी यान 6 आ रहा है। नाम याद रखिएगा, चाइना का है। ये देखिए भारत जीपी, ठीक है, जो भारत में पहली मोटो जीपी हो रही है उसका नाम भारत जीपी है। तो इसका जो विनर है वो कौन बने हैं? मार्को बेजेची ने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में पहली भारतीय जीपी जीती। तो सबसे पहले हमें कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। कहां पर हो रही है? ग्रेटर नोएडा में हो रही है, जहां पर आपका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, जिसमें आपका फॉर्मूला 1 रेस भी हुई थी। इसके अलावा बात करें किसने इसको जीता है? मार्को बेजेची ने इसको जीता है।
और एक प्रश्न अभी बीच में और चर्चा में था, इसका आधिकारिक स्पॉन्सर या ऑफिशियल स्पॉन्सर इसका कौन बना है? इंडियन ऑयल। इसको भी याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं। इसके अलावा बात करें दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहे, तो स्पेन के जॉर्ज मार्टिन और फ्रांस के फैबियो क्वार्टोरारो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर इसमें रहे। अगर आगे देखें, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय क्रिकेटरों ने इतिहास रच दिया और वनडे क्रिकेट में 3000 छक्कों का आंकड़ा, 3007 टोटल छक्के भारतीय टीम ने मारे हैं और ये करने वाली पहली टीम बन गई है। तो सीधे आपसे पूछेगा कि हाल ही में क्रिकेट में 3000 छक्के मारने वाली पहली टीम कौन बनी है, तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह देगा जरूर ऑप्शन में। इंडिया ने यह कारनामा हासिल किया है। अब तक किसी भी टीम ने देखिए वनडे में 3000 सिक्सर्स नहीं लगाए हैं, तो इंडिया ने यह कारनामा किया है। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें सीरीज हमने वो ऑलरेडी 2-0 से जीत ली है। आज उसका तीसरा मैच है गुजरात के राजकोट में, तो देखते हैं क्लीन स्वीप हो पाता है या नहीं। भारतीय नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में हर साल अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। तो अंत्योदय मतलब जो समाज का सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसका भी उदय यानी उसका भी विकास, इसको अंत्योदय बोला जाता है। और किस दिन आती है इनकी जयंती? इनकी जयंती आती है 25 सितंबर को, जिस दिन आपका फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है उसी दिन ये होता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस नहीं है, पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है। पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो ये पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी क्या थीम रही है? वैश्विक पर्यावरण सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर दिन हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खड़ा होना, तो ये इसकी थीम रही है। विंजिगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर पहले जहाज की डॉकिंग को हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए अभी लेटेस्ट ये विंजिगम इंटरनेशनल पोर्ट बना है और इसमें एक शिप की डॉकिंग होने वाली थी, लेकिन अब उसको 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो विंजिगम देखिए जब ये बन रहा था बंदरगाह, तो भी लोगों ने काफी इसमें प्रोटेस्ट किया था कि लोकल बायोडायवर्सिटी को ये खराब कर देगा, तो इसकी वजह से काफी उस समय भी ये चर्चा में था। तो देख लेते हैं कहां पर है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के एक तटीय शहर विंजिगम में स्थित है। तो इसलिए देखिए आपसे सीधे पूछ सकता है विंजिगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहां पर है? केरल में स्थित है। इसे मुख्य रूप से बहुउद्देशीय और ब्रेक बल्क कार्गो के अलावा कंटेनर ट्रांसशिपमेंट को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए भारत का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, विदेशी व्यापार होता है, वो बहुत ज्यादा आपका समुद्री मार्ग से ही होता है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए पोर्ट वगैरह भारत डेवलप कर रहा है और इसके लिए आपने देखा होगा सागरमाला स्कीम वगैरह भी सरकार ने चलाई है। तमिलनाडु वन विभाग ने मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और उससे सटे वन क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों और शिकारियों की कोई अवैध आवाजाही ना हो, यानी पोचिंग वगैरह तो नहीं चल रही, इलीगल किलिंग्स तो नहीं चल रही है वहां पर जो जानवर है उनकी। तो इसके लिए यहाँ पर एक चेकिंग अभियान चलाया गया। सीधे आपसे क्या पूछेगा, मुकुर्थी नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। देखिए मुकुर्थी नेशनल पार्क की जो स्थापना की गई थी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तमिलनाडु का जो आपका राजकीय पशु है वो है नीलगिरी तहर। ठीक है, एक बकरी होती है, आपने देखा होगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाने वाली नीलगिरी तहर, उसके संरक्षण के लिए इसकी स्थापना मेनली की गई थी। और इसको याद रखिएगा तमिलनाडु का ये राजकीय पशु है। कश्मीर घाटी में शुष्क मौसम की स्थिति के कारण झेलम और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर काफी गिर गया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये तो है ही कि वाटर लेवल गिर रहा है, लेकिन झेलम रिवर से क्वेश्चन हमारे बहुत बन जाते हैं, तो वो इसलिए मैंने डाला है। बात करें अगर उद्गम इसका कहां से है, इसका उद्गम कश्मीर घाटी में पीर पंजाल श्रेणी। तो सबसे पहले देखिए श्रेणी जरूर याद रखिएगा, अगर कठिन क्वेश्चन बनाना होता है तो इसी तरह बनता है। ठीक है, तो पीर पंजाल की श्रृंखला से निकलती है और यहां पर कहां है? अनंतनाग में वेरीनाग झरने से ये निकलती है। फिर यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर और वुलर झील से होकर बहती है। यह प्रश्न आपका एसएससी में आ चुका है कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे बसा है। बात करें अगर झेलम, इसको कश्मीरी में व्यथ, संस्कृत में वितेस्ता। ठीक है, देखिए वितस्ता मैंने आपको बताया था, वितस्ता उत्सव होता है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वो इसी नदी के किनारे मनाया जाता है क्योंकि वेदों में इसे वितस्ता के नाम से जाना जाता है और ग्रीक जो सोर्सेज हैं हमारे ग्रीक भाषा के, उसमें इसे हाइट स्पेस के नाम से जाना जाता है और ये कश्मीर घाटी का मुख्य जल मार्ग है। देखिए बात करें अगर इस नदी पर बने हुए पुलों की, सॉरी माफ कीजिए बांधों की, तो डैम्स वगैरह भी इस नदी पर काफी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए जो उसमें एग्जाम में पूछता है वो है आपका तुलबुल प्रोजेक्ट। ठीक है, तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो आपका झेलम नदी के ऊपर ही बना हुआ है। इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी है किशन गंगा।
ठीक है। किशनगंगा, तो किशनगंगा प्रोजेक्ट भी एक हमारा डैम है, वो आपका इसकी सहायक नदी किशनगंगा के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा झेलम पर एक प्रोजेक्ट और है आपका, उरी प्रोजेक्ट। ठीक है, उरी प्रोजेक्ट ये भी आपका झेलम नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये सारी डैम्स इसके ऊपर है। लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर को हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व में घाघरा नदी के किनारे देखा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बर्ड होती है इंडियन स्कीमर, इसको अभी दुधवा टाइगर रिजर्व में देखा गया है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये एकमात्र नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में हम मुख्य तथ्य देखते हैं। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है और भारत नेपाल की सीमा पर तराई वाली जो बेल्ट है पूरी, उसमें यह स्थित है। इसमें दो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, दो वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात करें जो दुधवा नेशनल पार्क है, उसमें तीन चीजें हैं आपका, एक है दुधवा टाइगर रिजर्व, एक है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है आपकी करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीन मिलकर बनाते हैं आपका दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो 1977 में इसको बिल्ली अर्जन सिंह जी, एक पर्यावरणविद थे, या बिल्ली अर्जन सिंह आप मान सकते हैं, उनके एफर्ट्स के कारण, बिल्ली अर्जन सिंह, इसके कारण इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला। और बाद में 1987 में, ठीक है, 1977 में पहले नेशनल पार्क का दर्जा मिला और 1987 में इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये 1987 में आया। इसमें देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, आसपास के दो अभ्यारण्य शामिल हैं, जिसमें क्या है आपका किशनपुर और करतनिया घाट के अलावा उत्तरी खीरी, दक्षिणी खीरी और शाहजहांपुर वन प्रभाग के क्षेत्र इसमें आते हैं। इसके अलावा इसमें बात करें कुछ नदियां इससे होकर बहती हैं। शारदा नदी किशनपुर वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य से होकर बहती है, गेरुआ नदी करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य से होकर बहती है, और सुहेली और मोहना धाराएं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बहती हैं, जो सभी शक्तिशाली घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये सारी रिवर्स भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, इसलिए मैंने काफी डिटेल में इसको डाल दिया। आगे चलते हैं। आज विश्व पर्यटन दिवस है, यानी 27 सितंबर को आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 27 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है, पर्यटन और हरित निवेश। बात करें, देखिए इससे संबंधित एक यूनाइटेड नेशंस की संस्था भी है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। स्पेन के मैड्रिड में, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हमारे थे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, तो 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है, तो भारत के जो ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह जी, इन्होंने एक उद्घाटन किया है। 9th ब्रिक्स संसदीय मंच में संसद के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा, तो हरिवंश नारायण सिंह जी करेंगे। वनडे क्रिकेट के इतिहास में किस टीम ने 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो इंडिया ने अभी हाल ही में ये बनाया है, और किसी ने भी अभी तक दुनिया में ये कारनामा नहीं किया है। IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो केरल के कोची में किया जाएगा। और केरल में हमने कौन सा बंदरगाह देखा है, विंझीगम। ठीक है, विंझीगम बंदरगाह भी वहीं पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो अमित खरे जी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, वहीदा रहमान जी को। पिछले साल ये आशा पारेख जी को मिला था। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा। यही हमारे सारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफी जरूरी है। थैंक यू सो मच।